वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर की आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि लास्ट वाले चैप्टर्स कुछ बचे हुए थे आपके, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग आज 15-16 चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने कलेक्शन करने का प्रयास किया, जो कि आपके समक्ष मैं लाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी जो है पूरे के पूरे चैप्टर हमने ऐसा काम किया है कि जैसे कि शुरुआत की 11-12 चैप्टर के मॉडल पेपर यानी कि 100 क्वेश्चन को एक में रखा, यानी कि 100 क्वेश्चन जब तक पूर्ण हो जाते हैं तो उस प्रकार से चैप्टर वाइज भी मतलब कि तो इस प्रकार से हमने रखा है। तो आप 4-5 वीडियो इससे पहले ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल है और 1-2 मॉडल पेपर आपका वैसे अवेलेबल है, उसको सभी को देख लीजिएगा। बाकी लिखित वालों के लिए 2 मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर कैसा हो रहा है? लिखित हो रहा है, लिखित हो रहा है। 3 घंटे की परीक्षा हो रही, तो इसका मतलब लिखित हो रहा है। तो आप लोग लिखित मॉडल पेपर देख लीजिएगा, वैसे ही आएगा। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ये मॉडल पेपर है। और आपको बता दूं कि लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आपका जो पेपर हो रहा है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का जो पेपर हो रहा है, या फिर जितने पेपर हो चुके हैं, आप सभी लोग सेकंड सेमेस्टर के पेपर को हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। 9161936062 व्हाट्सअप नंबर है। अबाउट में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप उस पर अपना पेपर जो है कि फ़ोटो खींचिए अच्छे तरीके से, और एक PDF मेकर ऐप डाउनलोड कर दीजिए। PDF बना करके आप मेरे पास उसको सेंड कर दीजिए। ओके, सीरियल से PDF लगाइएगा और जो है उसके बाद में सेंड कर दीजिएगा। या लिखित वाले अगर पेपर भेजना चाहें लिखित वाले, तो वैसे खींच करके भेज देंगे पेपर तो चल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले अगर भेजें तो PDF बना करके भेजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का इस समय ऑब्जेक्टिव चल रहा है पेपर। ओके, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। BA सेकंड सेमेस्टर संबंधित है, रिपीटेड प्रश्न होंगे। प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष हाजिर है, देखेंगे भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर होगा आपका एकात्मक एवं संघात्मक शासन जो है, वहाँ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि लगातार परीक्षा में आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास हर चैप्टर से किया जाता है, जो कि लगातार आए हुए हैं। और ऐसे कुछ प्रश्न जो कि 2022 की परीक्षा में आ सकते हैं, और आने वाली परीक्षा 23-24 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगी। ओके, चलिए, प्रश्न है कि किसके अनुसार एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है? किसने कहा था, फटाफट से बताएं। एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, किसने कहा था? इसको कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, किसने कहा था? इसको कहने वाले विद्वान हैं डायसी महोदय। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं डायसी, करेक्ट आंसर होंगे। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से कौन एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो बताएं कौन एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है इनमें से। तो सबसे पहले जान लीजिए विशेषता क्या होता है भाई। एकात्मक शासन की विशेषता, शक्ति का विभाजन इसमें नहीं होता है, इकहरी नागरिकता होती है इसमें। इसके अलावा स्थानीय सरकारी जो है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता होती है, शक्ति का विभाजन नहीं होता इसमें। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि एकात्मक शासन की विशेषता होती है। लिखित और कठोर संविधान एकात्मक शासन का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यही ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एकात्मक शासन की लिखित व कठोर संविधान ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। किसके अनुसार संघात्मक राज्य एक ऐसे उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। संघात्मक राज्य एक ऐसे उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। ऑप्शन ए दिया है ऑस्टिन, बी दिया है डायसी, सी दिया है सीले, और डी दिया है गार्डनर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल डायसी महोदय का ही ये कथन है। ऑप्शन नंबर डी बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा डायसी महोदय। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। एकात्मक शासन प्रणाली का एक दोष भी होता है। कौन सा दोष है एकात्मक प्रणाली का? दोष ये है कि केंद्र सरकार की निरंकुशता का भय इसमें बना रहता है। चूंकि इसमें बंटवारा तो होता नहीं कि केंद्र राज्य का, एकात्मक शासन होता है, तो इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार की निरंकुशता का भय बना रहता है कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार कहीं निरंकुश हो जाए और वो एक प्रकार से ऐसा कोई काम करे जो कि जनता के लिए या फिर जो है देश के लिए अच्छी ना हो। तो इस प्रकार का कोई तो ये भय बना रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो
तो भाई इसमें से 3 संघात्मक शासन की विशेषता हैं। ऐसे प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं या इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इससे आपको उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होगी। तो आपने अगर संघात्मक शासन की विशेषताओं को पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा भाई, संघात्मक शासन की विशेषता होती है कि शक्ति का विभाजन इसमें होता है। एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। संघात्मक शासन की बात की जाए, दोहरी नागरिकता इसमें होती है। कैसी नागरिकता होती भाई? दोहरी नागरिकता होती है। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण इसमें नहीं होता है। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। इसका लिखित व कठोर संविधान भी होता है। तो दोहरी नागरिकता होती है, लिखित और कठोर संविधान होता है, शक्ति का विभाजन होता है। आप अमेरिका में देख लीजिएगा, इस प्रकार से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कनाडा में देख लीजिएगा। तो ये सब ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा लगाइएगा आप? ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? संघात्मक शासन की विशेषता सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि सत्ता कई लोगों के हाथों में दे दी जाती है। इसमें कई लोग मतलब कई राज्यों में सत्ता बटी हुई होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो है थाई, आप देखिएगा जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जो है इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इसी प्रकार से आप देखिए उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा आप सिक्किम देखेंगे और जो है उधर आप देख लीजिएगा त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये तमाम प्रकार के जो राज्य हैं इन सभी में देखिएगा अपनी अपनी एक सरकारें होती हैं और उन सरकार आप देखेंगे वो अपने अपने राज्य का शासन करती हैं और मोदी जी अपने केंद्र पर शासन करते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब है कि सर्वोच्चता तो एक ही के पास रहेगी, मालिक एक ही रहेगा, लेकिन उसके कई भागों में लोग जो है विकेंद्रीकरण, यानी इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा खास करके जो प्रांत और सूबों में बटे हुए होते थे तो खास करके वो प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। सत्ता का केंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता नहीं होती है, जबकि ये विशेषता किसकी होती है? सत्ता का केंद्रीकरण एकात्मक शासन में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन संघात्मक शासन का एक गुण नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन संघात्मक शासन का एक गुण नहीं है? तो संघात्मक शासन का कौन सा इनमें से गुण नहीं भैया? तो सबसे पहले हम जान लेंगे कौन कौन से गुण होते हैं इसके। सबसे पहले बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त, जैसे कोई बड़ा राज्य है, जमीन जायदाद ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो संघात्मक शासन वहाँ के लिए बहुत जरूरी। जैसे भारत के लिए संघात्मक शासन दैट इज एक प्रकार से बताइए बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ के लिए उपयुक्त है। तो बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त होता है संघात्मक शासन। इसके अलावा केंद्रीय शासन के कार्यभार में कमी आती है, क्योंकि राज्य अपने अपने कार्य कर रहे हैं, हर मामलों में केंद्र जो होता है हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है केंद्र सरकार को। इसके अलावा सरकार की निरंकुशता की आशंका नहीं होती इसमें कि सरकार निरंकुश हो जाएगी। मान लेते हैं अगर राज्य की सरकार निरंकुश होती है तो उसके ऊपर केंद्र बैठा है, या केंद्र की सरकार निरंकुश होती है तो उसके नीचे राज्य सरकारें बैठी हैं जो आपस में मिल करके या उसकी सत्ता को गिराने में एक प्रकार से मदद कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, निरंकुशता की आशंका इसमें नहीं होती है। जबकि आप देखिएगा जो एकात्मक शासन होता है तो छोटे राज्यों के लिए एकात्मक शासन बेस्ट होता है, और इसके अलावा सरकार में निरंकुशता की आशंका जो होती है वो एकात्मक शासन में बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, संघात्मक शासन में क्या है, बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है, केंद्रीय शासन के कार्यभार में कमी आती है इसमें, और सरकार की निरंकुशता की आशंका जो होती है वो नहीं होती इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संकट के समय उपयुक्त होता है। संकट के समय संघात्मक शासन जो है उपयुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि संकट के समय में देखिएगा राज्य अपने अपने जो चीज़ों में बटा हुआ होता है तो अपने अपने हिसाब से लोग करेंगे। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, संकट के समय में उपयुक्त नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन संघात्मक राज्यों में केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कारण नहीं है? फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन संघात्मक राज्यों में केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थानीय शासन का महत्व, या युद्ध व राष्ट्रीय संकट, या समस्याओं का राष्ट्रीय स्वरूप, या वैश्वीकरण। तो कौन संघात्मक राज्यों में केंद्रीकरण की बढ़ती
प्रवृत्ति का कारण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय शासन का महत्व ये संघात्मक राज्यों में केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण नहीं है। बाकी समस्याओं का राष्ट्रीय स्वरूप ये भी है, और युद्ध और राष्ट्रीय संकट ये भी, और वैश्वीकरण, ये सब केंद्रीकरण, राज्यों के केंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं, जबकि स्थानीय शासन का महत्व ये बढ़ावा नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एकात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है? फटाफट से बताने का प्रयास करेगा। निम्न में से कौन एकात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो एकात्मक शासन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर बात की जाए तो ब्रिटेन में कैसा शासन है भाई? ब्रिटेन में आप देखिएगा एकात्मक शासन है, और ये सबसे अच्छी विशेषता ब्रिटेन की है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी आप देखिएगा यहाँ पर क्या है ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। बाकी भारत, अमेरिका, कनाडा आप यहाँ पर देखेंगे तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, बहुत सारे प्रश्नों को जाना, और मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया बीच बीच में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है ये राजनीतिक दल को लेकर के है। राजनीतिक दल ये आपके चैप्टर का नाम है, और आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपसे आते हैं। और ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में लगातार बन रहे हैं और बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो आपको ये पता चलेगा इस वीडियो के इस प्रश्न के माध्यम से कि कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है भाई। तो आप देखिएगा, जैसे इटली में आप देखेंगे, इटली हो गया, और भारत हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है। कहाँ कहाँ भैया, कहाँ कहाँ पे आप देखिएगा, जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है। जबकि चाइना की बात की जाए तो वहाँ पर एक दलीय प्रणाली है। चाइना की कैसी प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली है, यानी कि एक ही दल है चाइना में, और वही लड़ता है, और उसी में से जो है बनते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कुछ बनना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। बहुदलीय प्रणाली किन में नहीं है? चाइना में नहीं है, इटली में है, फ्रांस में है, और भारत में है। ओके, भारत में बहुदलीय प्रणाली समझ, जैसे कि कांग्रेस और जो है भाजपा, ये सब बहुदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके अनुसार राजनीतिक अनिवार्य है? कोई स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार उसके बिना किस प्रकार चलाई जा सकती है? ये बड़ा अच्छा है। इन्होंने किसी ने कहा राजनीतिक अनिवार्य, यानी राजनीति जो है अनिवार्य है। कोई स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार उनके बिना किस प्रकार चलाई जा सकती हैं। ये कथन किसका है? तो इस कथन को कहने वाले जो विद्वान हैं वो लॉर्ड ब्राइस है। ब्राइस महोदय ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल के समान है। फटाफट से बताएं। प्रजातंत्रीय यंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल के समान है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तेल के समान है आपसे पूछा गया, तो किस जो है ये किसने कहा था? प्रजातंत्रीय यंत्र के संचालन में प्रजातंत्र को एक यंत्र माना, और उस यंत्र को चलाने के लिए जो है राजनीतिक दल रूपी तेल का होना आवश्यक है। ये किसने कहा था? इस कथन को कहने वाले विद्वान कौन है भाई? इस कथन को कहने वाले विद्वान है हुबर महोदय। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, हुबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलदल के रूप में काम करते हैं? बताओ, राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलदल के रूप में काम करते हैं, यह कथन किसने कहा था? लावेल, या हुबर, या गार्नर, या गिलक्राइस्ट? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलदल बोल दिया मैंने, दलाल के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करता है, यह कथन कहा था लावेल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। वही मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि कौन होंगे, दलदल के रूप में किसने कहा। अगला प्रश्न दलाल, तो दलाल से पता लगा जी लावेल, दलाल लावेल। ओके, अगला प्रश्न है, किसने राजनीतिक दलों को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों को या बहुतों का पागलपन की संज्ञा दी है? बताएं। राजनीतिक दलों को कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन की संज्ञा दी है, किसने दी है भाई? अलेक्जेंडर पोप ने दी है। ऑप्शन नंबर बी में दिए अलेक्जेंडर पोप, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और अगला चैप्टर से आपका आ चुका है। ये कौन सा चैप्टर से बढ़िया प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये चैप्टर आपका कौन सा होगा भाई?
एक प्रश्न कभी कभी आता है कि किस भारतीय विचारक ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था, कि कोई दल ही ना हो, दल विहीन राजतंत्र हो, इस प्रकार से किसने दिया था? लोकतंत्र। लोकतंत्र किस भारतीय विचारक ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था, कि ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें मतलब कि कोई जो है कहीं ना कहीं पे कोई दल ही ना हो, ऐसा विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। आप देखिएगा इंदिरा गांधी के समय काल में जेपी नारायण को आप देखिएगा जो है जेल में ही बंद किया जाता है जब इमरजेंसी लगती। जेपी नारायण उस समय बहुत बड़े उभरे चेहरे थे देश के, ओके, इमरजेंसी के समय में जब देश में लगी थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है दबाव समूह। दबाव समूह से बनने वाले प्रश्नों को देख लेते। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े हुए ऐसे शक्ति संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। ओके, तो दबाव समूह वो होते हैं। दबाव समूह से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं भैया, कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी? किसने दिया भैया? फटाफट से बताओ किसने दिया है इसको? तो जो है S.E. फाइनर महोदय ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक राजनीतिक दलों का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक दलों का साधन नहीं है? लॉबिंग करना, सत्ता प्राप्त करना, या आंकड़े प्रकाशित करना, या प्रचार व प्रसार करना। फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन एक राजनीतिक दलों का साधन नहीं है? तो इनमें से भाई साधन कौन है ये बात जान लो। लॉबिंग करना, आंकड़े प्रकाशित करना और प्रचार प्रसार करना, ये राजनीतिक दलों का साधन है। सत्ता प्राप्त करना ये राजनीतिक दलों का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? बताएं, भारत में इनमें से कौन सा दबाव समूह नहीं? तो सबसे पहले जानते दबाव समूह इनमें से कौन कौन सा है। जैसे भारतीय किसान यूनियन, ये दबाव समूह है। कोई कानून बनता है किसानों के प्रति तो ये दबाव समूह क्या होते हैं? धरने पर बैठ जाते हैं, तो ये दबाव समूह का कार्य होता है। तो ये दबाव समूह पहला भारतीय किसान यूनियन, ये क्या है? एक दबाव समूह है। भारतीय मजदूर संघ, ये भी क्या है? ये भी मजबूर लिख गया, मजदूर लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, मजदूर। तो भारतीय मजदूर जो है, एक मिनट जल ग्रहण कर ले थोड़ा सा। हाँ, तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन, ये सब क्या हैं? ये सब दबाव समूह है जो कि भारत में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, ये दबाव समूह में और क्या आ सकता है आपका इनमें से? बताएं, दबाव समूह में क्या शिवसेना आएगी? सोचो थोड़ा सा, दबाव समूह में शिवसेना आएगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आएगा? बिल्कुल, डी ऑप्शन भी आपका आ सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भी दबाव समूह है। भारतीय मजदूर संघ भी दबाव समूह है। भारत किसान यूनियन भी दबाव समूह है। जबकि शिवसेना क्या है? एक दल ही तो हो सकता है। शिवसेना एक क्या है? पार्टी तो है। शिवसेना क्या है? एक दल है, ये दबाव समूह नहीं है। शिवसेना एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। आपने देखा होगा अभी हलचल मची थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दबाव समूहों द्वारा लॉबिंग का कार्य सर्वाधिक किया जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर दबाव समूह के द्वारा लॉबिंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? बताएं, लॉबिंग का प्रयोग सर्वाधिक किस देश में किया जाता है भैया? तो अमेरिका में। आप डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में दबाव समूह अधिक सक्रिय होते हैं? बताएं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में दबाव समूह अधिक सक्रिय होते हैं भैया? तो दबाव समूह की सक्रियता जो होती है सभी को पता होगा, राइट आंसर क्या होगा? लोकतंत्र। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में ही जो है लोग दबाव समूह बनाते से जो है धरना करते हैं और जो है सरकार की नीतियों पर दबाव बना लेते हैं। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ही। अगला प्रश्न है, एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने दबाव समूह का सदस्य हो सकता है? बताएं, 5, या कोई सीमा नहीं, या केवल 1, या अधिकतम 2? तो भाई एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम जो है
कितनी भी दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, चाहे आप भारतीय मजदूर संघ के भी सदस्य हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय किसान यूनियन के भी सदस्य हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप किसी भी समय में कितने भी जो है दबाव समूहों में भाग ले सकते हो। ओके, क्लियर हो गई बातें। अगला चैप्टर आपके समक्ष आ रहा है और इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर आपका आ रहा है भाई, ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर कौन सा है देखेंगे। थोड़ा सा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, इससे पहले 4 वीडियो अवेलेबल हैं, प्रश्न देखेंगे। और ये है आपका 35 नंबर चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, 35वां चैप्टर है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, सरकार के अंग के बारे में। सरकार के अंग में जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्हीं से सरकार बनती है। तो ये सरकार के अंग होते हैं। व्यवस्थापिका माने जो कानून को बनाती है, कार्यपालिका माने जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका माने कानून से संबंधित जो एक प्रकार से जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करती है, वो होती है न्यायपालिका। ओके, ये क्लियर हो गई बातें। तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है तो आप आसानी से बता दीजिएगा, लिखित में प्रश्न आता है। लेकिन आइए हम समझते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव टाइप के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले बताओ, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा देश है। बहुल कार्यपालिका कहाँ पर पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखिए, कैसी कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका। आप देखिएगा आज भी स्विट्जरलैंड में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य है, बताएं। न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक माने होते हैं न्याय पर दोबारा से अवलोकन करने की दृष्टि, दोबारा से विचार करने का प्रस्ताव, उसी को न्यायिक मतलब कि पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति। यानी कि ऐसा कानून जो कि व्यवस्थापिका ने बिना संविधान के दायरे में रह करके बना दिया हो, उस कानून पर जब कार्यपालिका या फिर जो जनता होती है, जनता उस कानूनों का विरोध करती है, जब जनता उस कानूनों का विरोध करती है तो न्यायपालिका के पास एक अधिकार होता है कि वो उस कानून को अपने पास बुलाए और जो संसद यानी व्यवस्थापिका ने कानून को बनाया है उस कानून पर विचार करे, उस कानून को देखे, पुनर्अवलोकन करे उसका। समझ रहे हैं, न्यायिक पुनर्अवलोकन इसी को कहते हैं। पुनर माने दोबारा, अवलोकन माने देखना, न्यायिक माने न्याय से संबंधित विचारों को, न्याय से संबंधित जो नियम है, कायदे हैं, उन पर दोबारा से विचार करना, दोबारा से उनको स्पष्ट रूप से देखना, उनकी जांच परख करना, पड़ताल करना, ये न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ओके, जब भी संविधान विरोधी कोई कानून बनता है उसको अवैध घोषित कराने की जो शक्ति होती है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। संसद में बैठ करके चाहे जो कानून कोई बना दे, अगर न्यायपालिका चाह ले अपने आप में आ जाए तो वह कानून को संविधान के दायरे में फिक्स कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। न्यायपालिका चाहे तो कर सकती, चाहे तो नहीं कर सकती, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके करना पड़ेगा। और अंतिम व्याख्याता कौन होता है संविधान का, न्यायपालिका ही होती है। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से कर सकती है, उसको लगता है कि इससे देश को हानि पहुंचेगी तो उसमें संविधान की परिभाषा में थोड़ा बहुत हेरफेर भी कर सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खास करके न्यायपालिका निष्पक्ष है। और भारत की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं पे जो व्यवस्थापिका है उससे रिलेशन रखती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन कभी कभी, बहुत पहले की बात है, आजकल आप देखिए निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष व्यवस्थापिका, निष्पक्ष कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका यानी कि डीएम, एसडीएम जो होते हैं, इन पर नेता मंत्री विधायक का दबाव ना हो, ठीक है। जो जज होते हैं उन पर नेता मंत्री विधायक का या प्रधानमंत्री का दबाव ना हो, ये सब अपने आप में स्वतंत्र रहें। जो क्राइटेरिया, जो कार्य करने की शैली नेता मंत्री की है वो अपने हिसाब से करें, जो डीएम करना चाहता है वो अपने हिसाब से करे, जो जज करना चाह रहे हैं वो अपने हिसाब से करें। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? मैंने आपको बताया था संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है बाबू? संविधान का रक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। मैंने बताया था संविधान का अंतिम व्याख्याता कहे तो भी न्यायपालिका, संविधान का रक्षक कहे तो भी न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहे तो भी न्यायपालिका। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापिका और विधायिका का कार्य नहीं है? बताएं, व्यवस्थापिका अथवा विधायिका। विधायिका माने विधि, विधि माने कानून, कानून को बनाने वाली जो संस्था उसी को विधायिका। व्यवस्थापिका यानी कि जो एक प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और विधायिका एक ही बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में संसद अगर बोले तो उचित होगा, इसी को संसद भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो कानून बनाने की सभा होती है उसी को विधायिका कहते हैं। देखें, तो विधायिका या फिर व्यवस्थापिका का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? सबसे पहले जान लो कौन कौन से कार्य होते हैं इसके। तो कार्य कौन कौन से भाई? सरकार पर नियंत्रण रखना, ये व्यवस्थापिका का ही कार्य होता है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना व्यवस्थापिका का कार्य होता है। कानूनों का निर्माण करना, कानून बनाना हुआ, सरकार पर नियंत्रण रखना हुआ, महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं संसद में उस पर चर्चा करनी हुई, ये सब व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के कार्य होते हैं। कानूनों की व्याख्या कौन करेगा? वो न्यायपालिका करेगी, ना कि विधायिका व्यवस्थापिका करेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो कानूनों की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है, विधायिका नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में किसने कहा था कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है, यदि हम हो जाता है तो व्यर्थ है? बताएं। प्रश्न है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में किसने कहा था कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है, दूसरा सदन जो है अगर पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है, यदि हम हो जाता है तो व्यर्थ है। ये कथन किसने कहा था? इस कथन को कहने वाले जो विद्वान है भाई उनका नाम है एबेसीज। ऑप्शन नंबर ए में दिए एबेसीज करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आता है। तो कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है बाबू? तो किस देश की संसद का नाम है? अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस शब्द का मतलब अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का समूह को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। शक्तिशाली लोगों के समूह को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में आप देखिएगा, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस उसकी संसद का नाम है। ओके, अपने यहाँ पर उसको संसद कहते हैं, वहाँ पर वो कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बाबू। चले, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी आप लोग 9 बजे से रात की हिंदी साहित्य की क्लास देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य विस्तार से उसमें समझाने का प्रयास किया जाएगा और उस क्लास में आप पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको बताने का प्रयास, लिखित कैसे आता है उस सभी को बताने का प्रयास आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में, प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये प्रश्न आपका किस चैप्टर से है? तो संविधान तथा संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो इसके बारे में समझेंगे। वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी जो संविधान होता है वो राज्य के ढांचे का संगठन होता है। ओके, संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और संविधान के अभाव में राज्य ना होकर के एक प्रकार की अराजकता होगी, ऐसा जेली नेक महोदय ने कहा था। संविधान के बारे में हम समझेंगे, संविधान के चीज़ों के बारे में, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको आपको बताने का प्रयास, विस्तार से समझाने का प्रयास रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताएं, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी इनमें से? तो भाई सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सीमित शासन। संविधान में बता देता है कि हाँ शासन ऐसे ऐसे करना है आपको, तो शासन का सीमितीकरण हो जाता है, लिमिटेशन। ऑप्शन नंबर इसका ये भी करेक्ट होगा। संविधान के अनुसार चलाने वाला शासन या जनता द्वारा निर्धारित सरकार, लिखित संविधान का अस्तित्व। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विशेषता ये सारी भी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी विशेषता है? सीमित शासन। ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कठोर संविधान वह है जिसमें, प्रश्न आपके समक्ष, कठोर संविधान वह है जिसमें क्या होता है? तो कठोर संविधान वह होता है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें कि अगर बात की जाए जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया द्वारा किया जाता हो। बताएं, प्रश्न क्या है
कि कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन, कठोर संविधान वही होता है जिसमें संशोधन जो होता है, संशोधन समझ रहे हैं, संविधान में अगर कोई चीज़ों को किसी आर्टिकल में किसी जो है अनुच्छेद में कोई परिवर्तन करना हुआ तो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया द्वारा किया जा सके। यानी कि कानून बनाना जितना सहज हो उससे कठिन होना चाहिए, यानी कानून बनाना जितना कठिन है उससे और ज़्यादा कठिन होना चाहिए कानून को बदलने के लिए। ओके, ये बात कहता है कठोर संविधान। तो कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल यानी कि अत्यंत कठिन होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में एक राज्य ना होकर के एक प्रकार की अराजकता होगी। मैंने इसको बताया आपको, किसने कहा था इसको? ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, क्या वही करेक्ट आंसर होंगे? ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया जेलिनेक, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जेलिनेक महोदय ने कहा था कि संविधानहीन यानी जब संविधान नहीं रहेगा तो उस राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। संविधान के अभाव यानी संविधान की कमी में एक राज्य नहीं होता है, राज्य नहीं होकर के फिर क्या होता है? एक प्रकार से अराजकता होती है। ये बताया किसने? जेलिनेक महोदय ने। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? फटाफट से बताएं, किस देश का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? भारत का, अमेरिका का, या कनाडा का, या इंग्लैंड का? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस देश का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है ये विकसित जो है संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है कौन सा? इंग्लैंड का संविधान। आलिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? आलिखित संविधान है, लिखा नहीं है। अगला प्रश्न है, लिखित व अलिखित संविधानों का भेद मतलब कि भेद मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। ये किसने कहा था? लिखित व अलिखित संविधानों का अंतर या भेद मात्रा का भेद है, यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी का भेद है, ना कि उसके प्रकार का भेद है। बताने का प्रयास करें, किसने कहा था? ब्राइस ने, गार्डनर ने, या जेलिनेक ने? तो किसने कहा था बाबू? ये किसने कहा था? लिखित व अलिखित संविधानों का भेद मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। इसको कहने वाले विद्वान हैं, कौन कहा था इसको? कहा था गार्डनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? छठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक लिखा है, उनका नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं। छठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। गार्डनर महोदय ने ही पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, क्लियर हो गई चीज़ें? तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? गार्डनर महोदय। आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि डेमोक्रेसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी टाकबिले ने पुस्तक लिखी है, डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान और संविधानवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताएं, संविधान और संविधानवाद पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? कौन है? तो ए एन गिलक्राइस्ट महोदय। कौन है? ए एन गिलक्राइस्ट। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? गार्डनर हैं। जबकि संविधान और संविधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? विलियम एंड्रयूज। विलियम एंड्रयूज ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर होंगे। ओके, मैंने सी ये लगा दिया था, ये नहीं होगा। ओके, संविधान और संविधान पुस्तक के लिए कौन है? विलियम एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखेंगे। संविधानवाद के बारे में किसने कहा है कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है? फटाफट से बताएं, संविधानवाद के बारे में ऐसा किसने कहा कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है? ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? जे ए रावसेक महोदय ने कहा था। ऑप्शन डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद की विशेषता है? बताएं, संविधानवाद की विशेषता इनमें से कौन सी भाई? संविधानवाद की विशेषता कौन सी है? देखिए, संविधानवाद एक संस्कृति संबद्ध धारणा होती है, बिल्कुल होती है। साध्य मूलक धारणा होती, बिल्कुल होती है। और एक गत्यात्मक धारणा भी होती है, यानी कि परिवर्तनशील। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी विशेषताएं होती हैं संविधानवाद की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पिनाक व स्मिथ ने संविधानवाद के कितने आवश्यक तत्व बताए? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो पिनाक और स्मिथ ने संविधानवाद की अगर बात की जाए तो उसके आवश्यक तत्वों को कुछ 4 भागों में बांटा है, 4 बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा, सभी लोग को दिखाई पड़ रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला जो चैप्टर आएगा आपका 37 नंबर, जिसमें हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बताओ, लोकतंत्र ने डेमोक्रेसी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके, वैसे लोकतंत्र के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है। वैसे लोकतंत्र की अगर बात की जाए, लोकतंत्र जो है, एक विद्वान है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था, और लोकतंत्र की बड़ी फेमस परिभाषा उनकी रही है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे भाई, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, वही लोकतंत्र होता है। जबकि ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर के संपूर्ण जन समुदाय में क्या होती है? निहित होती है। ऐसा कहा था ब्राइस महोदय ने। और सीले महोदय बड़ी छोटी सी परिभाषा देते हुए कहते थे, मतलब कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। क्या कहते हैं? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ओके, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, ऐसा कहा था डॉक्टर हरनसा ने। इस प्रकार से लोकतंत्र के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। हालांकि यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं। फटाफट से बताएं, उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं? तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण है, राजनीतिक समानता ये भी है, सामाजिक और आर्थिक न्याय ये भी है। ठीक है, ये सब उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण हैं। जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये लोकतंत्र का, उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है। बताएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है, फटाफट से बताएं। जनमत संग्रह या फिर संसद सदस्यों का निर्वाचन या वापस बुलाना या आरंभिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं भाई? देखिए, जनमत संग्रह, आरंभिक और वापस बुलाना ये सब है। संसद सदस्यों का निर्वाचन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है मूल रूप से किस भाषा में हुई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये किस भाषा में हुई भैया? किस भाषा में हुई है? हमारी बहनें, हमारे भाइयों, सभी लोग बताने का प्रयास करो। हमारे दोस्तों सभी लोग बताइए, जो है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस भाषा में हुई? ये बहुत सहज प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो ग्रीक भाषा से। ओके, जो डेमोक्रेसी शब्द है वो बना है किससे? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो? मैंने अभी भी बताया था, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें व्यक्ति का भाग हो। ऐसा कहने वाले विद्वान हैं सीले महोदय। कैसा किसने कहा? सीले महोदय की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लिए कौन है? आधुनिक लोकतंत्र। बताएं किसने लिखा इस पुस्तक को, मॉडर्न डेमोक्रेसीज? इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है लीकाक। ओके, सॉरी, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बताने का प्रयास करें, कौन है भाई? कौन है? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 100% ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव वालों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन का कथन है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने। ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि किसके अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं? बताएं किसने कहा था? किसके अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं? किसने माना ऐसा? किसने कहा भैया? ये किसने कहा ऐसा? इसको कहने वाले विद्वान आपके हैं हेरिंगटन महोदय। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है? किसने कहा? बार्कर, मैकियावेली, लीकाक या बर्क?
बताने का प्रयास करेंगे। प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है, ऐसा किसने कहा भाई? ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? बर्क महोदय। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है? बताएं। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है लोकतंत्र को? किसने कहा भाई? किसने कहा इसको? इसको कहने वाले विद्वान है गैटिल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए दिया है, करेक्ट आंसर होगा। गैटिल महोदय ने कथन कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र के बारे में किसने कहा कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च व श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? फटाफट से बताएं, इसको कहा किसने था? लोकतंत्र के बारे में किसने कहा कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च व श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? तो इसको कहने वाले विद्वान की अगर हम बात की जाए तो इसको कहने वाले विद्वान कौन है भाई? इसको कहने वाले विद्वान है J.S. मिल। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने लोकतंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे अगले चैप्टर के बारे में और वहां से बनने वाले ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय 1 मिनट वेट करिएगा, वैसे वेट करने को आपको पड़ेगा ही नहीं। चले अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, अगला जो चैप्टर है आपका 38 नंबर 38 नंबर चैप्टर आप पहुंच चुके हैं। इससे पहले सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आप क्या ऑलरेडी देख लीजिएगा। तो हम चर्चा करेंगे जो है समग्र अधिकारवाद। समग्र अधिकारवाद की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा को देते हुए मेरियम डिक्शनरी के अनुसार अगर बात की जाए तो समग्र अधिकारवाद एक ऐसी राजनीतिक धारणा होती है जो यह प्रतिपादित करती है कि नागरिक पूरी तरह से एक निरंकुश राजसत्ता के अधीन होने चाहिए। ये समग्र अधिकारवाद की परिभाषा है। ओके, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार अगर देखें तो समग्र अधिकारवाद एक ऐसी सरकार से संबंधित है जो नागरिकों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरा नियंत्रण रखती है तथा किसी राजनीतिक विरोध की अनुमति नहीं देती। ओके, आगे हम समझते हैं इससे बनने वाले ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखेंगे जो है टोटलिटेरियन। इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है? टोटलिटेरियन जो है डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक बड़ी जटिल है भाई, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को के लेखक हैं मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं, इस पुस्तक के लेखक जितना जो है 2 लोगों की मिलीजुली पुस्तक, एक तो कार्ल फ्रेडरिक और एक ब्रेजजिंस्की, ये देखिए इनके द्वारा लिखी गई। तो देखिए सबसे बड़ा नाम मिलेगा, सबसे बड़ी पुस्तक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिए होंगे, अधिकतर मात्रा में बी में ही आता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, निगम राज्य की धारणा की विचारधारा संबंधित है? बताएं फटाफट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निगम राज्य की धारणा किस विचारधारा से संबंधित है भाई? उदारवाद से, समाजवाद से, या समग्र अधिकारवाद से, या फिर अराजकतावाद से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? निगम राज्य की धारणा किस विचारधारा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है बाबू? किससे है? समग्र अधिकारवाद से संबंधित है निगम राज्य की धारणा। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विचारक ने डेमोक्रेसी तथा जो है टोटलिटेरियन नामक पुस्तक लिखी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। डेमोक्रेसी तथा टोटलिटेरियन पुस्तक किसने लिखी है? ये फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे बाबू, फटाफट से बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल रेमंड एरा महोदय ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से बताइएगा सभी लोग। तो इसको लेखक कौन से हैं? कार्ल पॉपर। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समग्र अधिकारवाद का परिणाम नहीं है? सबसे पहले जानिए परिणाम क्या होता है समग्र अधिकारवाद का। तो परिणाम होता है आपका व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न होती है समग्र अधिकारवाद में, क्रांति की अधिक संभावना बनी रहती है, समाज के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, युद्ध की कम संभावना होती है, ये इसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। युद्ध की जो है संभावना रहती है, ज़्यादा रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी।
अगला प्रश्न क्या आ चुका है आपकी स्क्रीन पर देखें। किसने कहा था कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है? यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि यह प्रश्न जो है आपके 39 नंबर चैप्टर से है, जिसका नाम है क्या, पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि ओपिनियन यानी लोकमत जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में। लोकमत होता क्या है? लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है, ऐसा कहा था किसने? जोस आर्टिगेग गैसल महोदय ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा इनकी रही है लोकमत की। तो लोकमत क्या होता है? लोकमत के बारे में जो है उसके महत्व को दिखाते हुए ह्यूम महोदय कहते हैं, ह्यूम महोदय HUME, वो कहते हैं कि सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों ना हो, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर रहती हैं। लोकमत जो होता है प्रजातंत्र की क्या होती है? आत्मा होती है। डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता होती है। ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर यही होंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आशीर्वादम ने कथन कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? रिवोल्ट ऑफ द मैसेस, रिवोल्ट ऑफ द मासेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो जोस गैलस महोदय ने पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, रिवोल्ट ऑफ द मासेस। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसके अनुसार लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण तथा अभिव्यक्ति में राजनीतिक दल के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण में या उसकी अभिव्यक्ति करने में राजनीतिक दल के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के निर्माण का साधन है? तो कौन लोकतंत्र के निर्माण का साधन है बाबू? कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के या फिर लोकमत के निर्माण में एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक साधन के रूप में कार्य करता है? वो इनमें से कौन है? तो जो विधायिका होती है, बताएं, लोकमत के निर्माण का साधन है। लोकमत का निर्माण कौन करता है? राजनीतिक दल या समाचार पत्र या विधायिका या फिर ये सभी करते हैं। तो लोकमत का निर्माण कौन करता है भाई? उसके साधन कौन है? देखिए, राजनीतिक दल भी लोकमत का निर्माण कर सकते हैं, समाचार पत्र भी कर सकते हैं और विधायिका भी कर सकती। तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा था कि वही जो है मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है? फटाफट से बताएं, किसने कहा था कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान है डॉक्टर बेनी प्रसाद। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे बेनी प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा नहीं है? फटाफट से बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा नहीं है? पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र या सांप्रदायिकता या जातिवाद या स्थानीय स्वशासन? बताएं, लोकमत के निर्माण में बाधा कौन सी नहीं है? सबसे पहले जानो बाधा होती क्या है। लोकमत के निर्माण में जो बाधा उत्पन्न होती है वो मैं अगर आपको बताऊं तो पक्षपात समाचार पत्र अगर हुआ तो लोकमत का निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी, सांप्रदायिकता हुई तो लोकमत में बाधा उत्पन्न होगी, जातिवाद फैला तो भी होगा, स्थानीय स्वशासन इस एक प्रकार से डी लगा दीजिएगा, ये बाधा नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, किसने कहा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का जीवन ही है? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का जीवन ही है, ये किसने कहा था? जिसको कहने वाले विद्वान कौन है? बेंटल बिल्की महोदय ने कथन कहा था। बेंटल बिल्की ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसका कथन है कि मैं चाहे आपके विचार से सहमत ना हूँ लेकिन आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा? ये किसने कहा था? मैं चाहे अपने विचारों से सहमत ना हूँ लेकिन आपके विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को दे दूंगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो कहते हैं कौन है? वाल्टेयर महोदय। ऑप्शन बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे।
अगला चैप्टर आप देख लीजिएगा, अगले चैप्टर से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में बनते आ रहे हैं। आइए देखते हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? 40 नंबर चैप्टर है आपका, 40वां नंबर चैप्टर है। और सिलेबस मैंने पढ़ा दिया, आप देख लीजिए सिलेबस में कितने चैप्टर हैं। तो 40वें चैप्टर में आप देखिएगा, जिससे उसका नाम क्या है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस होता क्या भाई? सामाजिक न्याय। समझ रहे हैं ना सामाजिक न्याय के बारे में? सामाजिक न्याय यानी समाज के प्रति। आप देखिए सामाजिक न्याय के बारे में अलग अलग विद्वान अलग तरीके से कहते हैं। न्याय का विचार राजनीतिक चिंतन में ग्रीक विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, इनके समय विश्लेषण किया जाता रहा। और प्लेटो का मानना था कि जो है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही न्याय होता है। इसके विपरीत उनके शिष्य थे प्लेटो की ही अरस्तु। उन्होंने न्याय के दो रूप बताए। एक प्रथम बताया जो है नियमात्मक, और एक बताया था उन्होंने जो दूसरा वितरणात्मक न्याय। ठीक, तो इस प्रकार से न्याय के अलग अलग तरीके लोगों ने बताए। हालांकि हम समझते हैं कि इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? बताएं। अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। अनुपातिक समानता का जो विचार है सबसे पहले देने वाले विद्वान जो हैं वो कौन हैं? अरस्तु महोदय ने ही अनुपातिक समानता का विचार है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य है। सकारात्मक भेदभाव का क्या तात्पर्य है बाबू? सकारात्मक जो है भेदभाव का क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो कमजोर वर्गों के हित के विशेष व्यवस्था करना। ये क्या है? यही सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य कि कमजोर वर्गों के हित में विशेष व्यवस्था की जाए, ये होता है सकारात्मक भेदभावपूर्ण तत्व। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि किसने सामाजिक न्याय की धारणा को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया? बताएं, किसने सामाजिक न्याय की धारणा को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया है? माओ ने, लास्की ने, या फिर थॉमस पोगी ने? किसने किया है? तो थॉमस पोगी महोदय ने सामाजिक न्याय की धारणा को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? लास्की, बार्कर, या फिर हंटिंगटन, या जॉन रॉल्स? बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान है जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सामाजिक न्याय में प्राइमरी गुड्स दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय में प्राइमरी गुड्स दृष्टिकोण का समर्थन जो किया है वो किस विद्वान ने किया है? तो किसने किया है भैया? किसने किया है? जॉन रॉल्स महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, मार्था नस्बाम सामाजिक न्याय के किस दृष्टिकोण की समर्थक हैं? बताएं, मार्था नस्बाम जो हैं वो सामाजिक न्याय के किस दृष्टिकोण से संबंधित हैं, कि समर्थक हैं? बताएं, किस दृष्टिकोण की समर्थक हैं ये मार्था नस्बम जी? बताएं, कल्याण दृष्टिकोण, या प्राइमरी गुड्स दृष्टिकोण, या नैतिक दृष्टिकोण, या फिर उक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो प्राइमरी गुड्स दृष्टिकोण से संबंध रखती हैं मार्था नस्बाम। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक न्याय के कल्याण के लिए समान अवसर दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? बताएं, सामाजिक न्याय के कल्याण के लिए समान अवसर दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? तो समान अवसर दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? वो कौन है भैया? वो कौन है? रिवर्ड अर्नेस। ओके, अर्नेसन, रिवर्ड अर्नेसन जो हैं ये कल्याण के लिए समान अवसर दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसने इन सिद्धांत का प्रतिपादी किया है या प्रतिपादन किया है कि सामाजिक असमानता तभी सही मानी जाएगी जब वह कमजोर वर्गों के हित में हो? बताएं, सामाजिक असमानता तभी सही मानी जाएगी जब वह कमजोर वर्गों के किस में हो? हित में हो। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका नाम है जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी में दिए, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, दी आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? दी आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो हैं वो अमर्त्य सेन जी हैं। कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने लिखा था ये पुस्तक दी आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके,
इन सभी पुस्तकों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, बताएं। वर्ल्ड जो है पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, एंड ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, तो यानी कि विश्व गरीबी और जो है मानवाधिकार पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। यानी कि वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा था थॉमस बोगी महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर हो गई बातें? चले आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगला जो चैप्टर आपका है वो 41 नंबर वाला चैप्टर, उसका नाम क्या है? 41वें चैप्टर का आपके नाम है भाई, क्या नाम है उसका? नाम है पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म आज देखिएगा जो है अलग अलग विद्वान सेक्युलरिज्म के बारे में अलग अलग तरीके से बातें कहते हैं। वैसे पंथ निरपेक्ष के लिए आंग्ल भाषा का शब्द सेकुलर शब्द प्रयोग किया था और इसका उदय लैटिन भाषा से हुआ। लैटिन भाषा के जो है सिक्यूलर शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है सांसारिक। ओके, तो इस दृष्टि से पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि वह प्राकृतिक जो राजनीतिक गतिविधियों को केवल लौकिक क्षेत्र तक सीमित करने की समर्थक है, जिसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। नकारात्मक दृष्टि से इसका अर्थ कर दें तो राज्य का धर्म, धार्मिक परंपराओं और धार्मिक गतिविधियों से अलगाव। सकारात्मक दृष्टि से देखें तो सभी विषयों के संबंध में विचार की एक लौकिक दृष्टि रहती है। वैसे जॉर्ज आसलर महोदय कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ इस विश्व का या इस विश्व या वर्तमान जीवन से संबंधित दृष्टिकोण जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बंधा हुआ ना हो, यानी ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म ना हो, प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि से देखता हो, वही होता है पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ये बात ध्यान रखिएगा। पंथ निरपेक्ष देश की कई सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पहली विशेषता अगर मैं बताऊं तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है इसमें। दूसरी बात, सभी राज्यों के प्रति समानता व सहनशीलता होती है। तीसरी बात, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। भारत में सारी चीज़ें हैं। चौथी चीज़, धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल। पांचवी बात इसमें है कि राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये इसकी विशेषता। छठी विशेषता जो है सॉवर्निटी की होती है, सॉरी सॉवर्निटी बोल रहा हूँ, जो है सेकुलरिज्म की, कि धर्म का पालन व्यक्ति का व्यक्तिगत सरोकार होगा, वो धर्म का पालन करता है नहीं करता वो उस पर डिपेंड है। साथ ही इसकी विशेषता ये है कि कोई भी धर्म कानून से ऊपर नहीं होता है, ये भी बताया गया है कि चाहे कोई भी धर्म हो वो कानून से ऊपर नहीं होगा, ये सेकुलरिज्म का ही भाग है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और आठवीं विशेषता इसकी है कि पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता है, यही बात ध्यान रखिए। धार्मिक राज्य होता है उसमें धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बिना धर्म के लोग ही रहते हों, लेकिन धर्म कौन सा होगा, मतलब एक धर्म नहीं होगा पूरी के देश का। ओके, ये चीज़ है। प्रश्न देखिएगा सभी लोग आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि लैटिन भाषा में सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है? सेकुलर शब्द का क्या होता है लैटिन भाषा में, क्या अर्थ होता है भाई? मैंने बताया था सांसारिक अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि मैं सदैव नैतिक धर्म की बात करता हूँ क्योंकि सभी धर्मों में नैतिक विषय सामान्य है, सभी धर्म कुछ नैतिक नियमों पर आधारित होते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले विद्वान जो हैं अपने महात्मा गांधी जी हैं। ओके, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूरोप में पंथ निरपेक्षता के विकास में किस तत्व की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? बताने का प्रयास करेंगे। यूरोप की, प्रश्न क्या पूछ लिया गया आपसे? यूरोप में पंथ निरपेक्षता के विकास में किस तत्व की भूमिका सर्वाधिक मात्रा में थी? किस तत्व की थी भाई यूरोप में पंथ निरपेक्षता के विकास में सबसे अधिक मात्रा में? सामंतवाद या निरंकुशता, निरंकुश शासन या पुनर्जागरण आंदोलन या आदर्शवाद? बताने का प्रयास करेंगे। तो पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? आप देखिएगा 1976 ईस्वी की बात है। 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी में जोड़ा जाता है। ओके, भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द, भारत शुरुआत से पंथ निरपेक्ष ऐसा शब्द नहीं था। भारत की प्रस्तावना में ऐसा नहीं था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। भारत के संविधान की शुरुआत में इस बात का मेंशन नहीं था। इंदिरा गांधी का शासन होता है, इंदिरा गांधी सरकार होती है, इमरजेंसी लगी हुई होती है उस समय, कानून का कोई मतलब नहीं होता है और इसको एक प्रकार से प्रस्तावना में, और कहा जाता है कि 100 से अधिक संविधान संशोधन जो है 100 मतलब कि बहुत सारे संविधान संशोधन को हेर फेर कर डाला इंदिरा गांधी ने, और इसीलिए इसको 1976 में जो संविधान का संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन,
42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी यानी छोटा संविधान। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 1976 ईस्वी में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के किसी अनुयायी की भांति राजा भी चर्च पुत्र है, वह चर्च के भीतर है, ऊपर नहीं है, उक्त कथन निम्न में से किस विचार का विरोधी है? ईसाई धर्म के किसी अनुयायी की भांति राजा भी चर्च पुत्र है, राजा जो होता है चर्च का पुत्र है, और वह चर्च के भीतर है, चर्च के ऊपर नहीं है, ये कथन किस विचारधारा का विरोधी था? बताएं, चर्च राज्य का या पंथ निरपेक्षता का, चर्च की महत्ता का या धार्मिक सत्ता का, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों पंथ निरपेक्षता का विरोधी है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इस पुस्तक को लिखा किसने था? इसको लिखा था डोनाल्ड स्मिथ महोदय ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया डोनाल्ड स्मिथ। अगला प्रश्न देखिएगा, पंथ निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोण से किस आधार पर भिन्न है? बताएं, पंथ निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोण से किस प्रकार से भिन्न है भाई? किस प्रकार से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक है। भारतीय दृष्टिकोण सकारात्मक पक्ष को बल देता है, जबकि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं या पाश्चात्य जो एक प्रकार से पश्चिमी दृष्टिकोण है पंथ निरपेक्षता का, वो नकारात्मक पहलू पर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? बताएं, पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? फटाफट से बताएं, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी भाई, कौन सी है? तो सर्वधर्म समभाव। भारत की पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी विशेषता सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म समान है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, समस्त विश्व का संचालन व नियंत्रण ईश्वर द्वारा नहीं वरन निश्चित प्राकृतिक नियमों के आधार पर हो रहा है, उक्त विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसने दिया था ये विचार? किसने कहा था कि समस्त विश्व का संचालन व नियंत्रण ईश्वर द्वारा नहीं होता है वरन एक निश्चित प्राकृतिक नियमों के आधार पर हो रहा है? ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं, या फिर ये किस विचारधारा के अंतर्गत होता है? तो प्रबुद्धवाद के अंतर्गत। किसके अनुसार विचारधारा? प्रबुद्धवाद कहता है, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगले चैप्टर से आपके आ चुका है। अगला चैप्टर है 42 नंबर चैप्टर। इस चैप्टर की अगर बात की जाए, इसका नाम है विकेंद्रीकरण। ओके, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय समुदायों को अपना विकास करने के लिए सत्ता सौंपी जाती है। छोटे छोटे राज्यों में फिर सभी लोगों के पास सत्ता दी जाए, ताकि सभी लोग जो है अपने अपने हिसाब से काम कर सकें। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है कि किसने कहा था कि प्रादेशिक एवं कार्यात्मक विकेंद्रीकरण की वास्तविक उन्नति इस बात में निहित है कि इसमें व्यक्तिक तथा स्थानीय पहल का विकास होता है? किसने कहा था ये? किसने कहा था? इसको कहने वाले विद्वान है पीटर क्रोपाटकिन। ओके, पीटर क्रोपाटकिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रमुख उदाहरण है? बताएं, भारत में कौन एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है? इनमें से बताएं, सूचना का अधिकार या फिर पंचायती राज व्यवस्था या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ही एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण ही है। पंचायती राज व्यवस्था में देखिए गाँव वगैरह में भी प्रधान वगैरह, शहरों में नगर पालिका वगैरह की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में 1992 ईस्वी का जो 73वां संविधान संशोधन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई ये जो है किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन है, 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन होता है। ये संबंध किससे रखता है? ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक विकेंद्रीकरण की कठिनाई नहीं है? बताएं सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन एक विकेंद्रीकरण की कठिनाई नहीं है? इनमें से तो कठिनाई कौन कौन सी है भाई, जान लो। प्रशासनिक मशीनरी का दोहराव होता है विकेंद्रीकरण में, ये कठिनाई है। नीतियों में एक रूपता का अभाव होता है, ये भी एक कठिनाई है। शासकीय इकाइयों में समन्वय की समस्या, ये भी एक कठिनाई हो सकती है। भ्रष्टाचार की अधिक संभावना, ये एक कठिनाई नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व बैंक के अनुसार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के 3 प्रकारों में से
कौन सा शामिल नहीं है, फटाफट से बताएं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये 72वां संविधान संशोधन वाला ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था वाला, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बताएं। प्रश्न क्या है कि विश्व बैंक के अनुसार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के 3 प्रकारों में निम्न कौन सा शामिल नहीं है, इनमें से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, समन्वयीकरण जो है यही शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी 3 जो है प्रत्योजन, विकेंद्रण और सत्ता स्थानांतरण ये शामिल है। अगला प्रश्न, संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, बताएं। तो कितने विषयों का उल्लेख किया गया भैया, कितने विषयों का उल्लेख किया गया, 29 विषयों का उल्लेख, ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। जेएस मिल किसका समर्थन नहीं करता। अब अगला चैप्टर आपका है 43 नंबर चैप्टर। 43 नंबर चैप्टर है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते रहे हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लेकर के। ओके, चलिए चर्चा करते हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जेएस मिल किसका समर्थन नहीं करता है, तो जानिए किसका समर्थन करते हैं। सबसे पहले ये तो गुप्त मतदान का समर्थन करते हैं, बहुल मतदान का समर्थन करते हैं, लेकिन खुला मतदान का समर्थन जेएस मिल नहीं करते। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं, फटाफट से बताएं। कार्यात्मक या व्यावसायिक जो है प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन है, इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जो रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो श्रमिक संघवादी लोग रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार ग्रंथ का लेखक कौन है, बताएं। प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार, ओके, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, इनमें से बताएं। लास्की, लॉर्ड ब्राइस या हरनसा या जेएस मिल, किसने लिखा है, किसने लिखा भैया, तो जेएस मिल ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक विचारक कौन है, इनमें से कौन है भैया, कौन है, इनमें से कौन है, जीडीएच कोल हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए, ये किसने कहा था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि किसके अनुसार जो वोट होते हैं, जो मत होते हैं, उनको गिना नहीं जाना चाहिए अपितु तोला जाना चाहिए उनको, ये कथन किसका है, ये कथन कहने वाले विद्वान है जेएस मिल ही। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रबल समर्थक विचारक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसका समर्थक विचारक कौन है, इसके समर्थक विचारक के अगर नाम की बात करें तो जेएस मिल ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरुतापूर्ण अथवा भारित मतदान का समर्थक है, बताएं। गुरुतापूर्ण अथवा भारित मतदान का समर्थक कौन है, तो इसका भी समर्थन करते हैं कौन, जेएस मिल ही। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, ये बताने। समर्थक विचारक तो हैं जेएस मिल, लेकिन सबसे पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, किसने किया था भैया, किसने किया था, तो थॉमस हेयर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि नागरिकता का महत्व डॉक्टर, वकील, व्यापार अथवा लुहार से कहीं अधिक है, फटाफट से बताएं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि नागरिकता का महत्व डॉक्टर, वकील, व्यापारी अथवा लुहार से कहीं अधिक है, ये कथन किसका है, ये कथन मैरियट महोदय का, किसका है, मैरियट महोदय। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है, फटाफट से बताएं। तो कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है उनके लिए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त नहीं, बाकी एकत्रित मतदान योजना उपयुक्त है, सीमित मतदान प्रणाली उपयुक्त है, सूची प्रणाली भी उपयुक्त है, ये सब उपयुक्त है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आ चुका है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ, और ये चैप्टर आपका आ गया 44 नंबर चैप्टर। 44 नंबर चैप्टर का आपका क्या नाम है, उत्तर आधुनिकतावाद। ओके, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकतावाद के बाद में जो विचारधारा आती है उसको उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं।
उत्तर आधुनिकतावाद के तमाम सारे जो है प्रबल समर्थक विचारक रहे, जैसे कि जैक्स डेरिडा हो गए, माइकल पोको हो गए, जीन फ्रेंको हो गए, लियोटार्ड हो गए, जो है जीन फ्रेंको, लियोटार्ड एक ही नाम है, रिचर्ड जो है रोरटी हो गए, इसके अलावा जीन ब्रॉडिलार्ड हो गए, फ्रेडरिक जैसन जो है जैसमन हो गए। ये तमाम सारे विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। आइए देखते हैं इससे बनने वाले, और ये लास्ट चैप्टर आपका है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चैप्टर आपका कौन सा है? उत्तर आधुनिकतावाद। ये आपके जो है पुस्तक का, आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है जो कि मैं आप बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वाला समाप्त होता है, जिसमें मैंने विस्तार से हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो किस शताब्दी में भैया, किस शताब्दी में हुआ? ये 21वीं शताब्दी में होता है उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद का समर्थक नहीं है? इनमें से तो कौन सा समर्थक नहीं है, ये पहले जान लो। समर्थक कौन है इनमें से? जैक्स डेरिडा समर्थक हैं, रिचर्ड रोर्टी हैं, माइकल पोको हैं, जॉन राल्स यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर आधुनिकतावाद का विकास निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है? बताएं, किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ उत्तर आधुनिकतावाद का विकास? तो जाहिर सी बात है किसके स्वरूप होगा भाई? किसके स्वरूप होगा? उत्तर आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद के बाद आया तो आधुनिकतावाद के विरोध में ही आया होगा। तो आधुनिकतावाद, जो उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ है, ये आधुनिकतावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है? तो कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं? सबसे पहले जानो उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता कौन कौन सी भाई? बुद्धि व विवेक सामाजिक विकास के कारक नहीं है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा कोई सर्वमान्य सत्य नहीं है, ये भी विशेषता इसी की है। संदेह व इसी की विशेषता है। सार्वभौमिकता में विश्वास, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, यूनिवर्सल चीज़ों में इसका विश्वास नहीं उत्तर आधुनिकतावाद का। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद व आधुनिकतावाद एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, विरोधी हैं, सहभागी हैं या फिर सहयोगी हैं? बताएं। उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे से क्या है भाई? एक दूसरे के विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी हैं ये उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद ने किसका विरोध नहीं किया? एक रूपता का, विभिन्नता का, सार्वभौमिकता का या तार्किकता व विवेक का? बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद ने किसका विरोध नहीं किया? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो विभिन्नता का विरोध इसने नहीं किया, विभिन्नता का विरोध नहीं किया, एक रूपता का विरोध किया, तार्किकता और विवेक का विरोध किया, सार्वभौमिकता का विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, विभिन्नता का विरोध नहीं किया। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा था कि उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है क्योंकि इसने विचारों के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया है या नहीं किया है? बताएं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है क्योंकि इसने विचारों के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया है। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? ऐसा कहा है किसने? नोआम चोम्स्की महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, निम्न में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद का आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद का आलोचक इनमें से नहीं है भाई? इनमें से कौन से आलोचक जो है उत्तर आधुनिकता के वाद के नहीं हैं? सारे के सारे आलोचक जो हैं कैमिली पैगिला, विलियम क्रेग, डिक हेब्डिज, ये सभी जो है आप सॉरी प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद का आलोचक नहीं है? आलोचक नहीं है पूछा गया है ना निम्नलिखित में से एक। तो कौन आलोचक नहीं है भैया? कौन आलोचक नहीं है उत्तर आधुनिकतावाद के? तो कौन आलोचक नहीं है? जो फ्रेडरिक जैसन है ये आलोचक नहीं है। बाकी विलियम क्रेग हैं, कैमिली पैगिला हैं और डिक हेब्डिज हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख आलोचना है? बताएं। तो विज्ञान की आलोचना को गलत बताया इसने, ये भी इसकी आलोचना है। अस्पष्टता का अभाव है उत्तर आधुनिकतावाद में, सुव्यवस्थित विचारधारा का अभाव है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। उक्त सभी जो है उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना है। ओके, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा,
जो है दी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, बताएं। दी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। लियोटार्ड, या फिर जैक्स डेरिडा, या माइकल फोको, या जर्गन जो है हबरमास। बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जर्गन हबरमास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे प्रश्न हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है कपिल वस्तु का, ये मैंने सॉल्व करवा दिया है। जिनका पेपर लिखित हो रहा है जननायक चंद्रशेखर वलिया विश्वविद्यालय वाले, उनके लिए लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल करवा दिया है। सभी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और एक बात और, एंसेंस हिस्ट्री का जो है सॉल्व पेपर हमने अपलोड कर दिया है, और आप लोग जो है लिखित वाला पेपर भी सेंड कर दीजिएगा हमारे नंबर व्हाट्सएप पर 9161936062। मैं उसको भी देख लूँगा। 9161936062 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जो भी हो पेपर आप सेंड कर दीजिएगा, पीडीएफ बना करके सेंड करिएगा। ओके, साफ साफ एकदम से। ओके, ये देख लीजिएगा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है, और प्रश्नों को बता देगा ताकि आप देख लो आंसर की अपलोड हो गई है। और हिंदी साहित्य का सिलेबस आज रात को 9 बजे वाली जो कक्षा चल रही है, इसमें हिंदी साहित्य के न केवल सिलेबस पर चर्चा की जाएगी, बल्कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को जाकर के देखिए सभी लोग। ओके, विस्तार सिलेबस को, हिंदी साहित्य को आप एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप के तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया। बाकी लिखित वालों के लिए भी मैंने मॉडल पेपर दिया है, आप वो देख लीजिएगा। और लिखित वालों के लिए कुछ बोर्ड पर मैंने क्लासेस अपलोड की थी, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हिंदी वाली क्लास को जाकर के सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हो सभी लोग हिंदी वाली क्लास को जाकर के, चाहे आपकी हिंदी चाहे नहीं है, आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।